din, de da din, de da. Da da, de da din, de da din, de da. Da di da di de da, da di da di de da. Da da, de da din, de da din, de da. भारत में नृत्य नाटिका की विरासत हजारों वर्ष पुरानी है, जो हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा भी है। पूरे इतिहास में इन कलाकारों ने लगातार पारंपरिक रूपों में नए नए आविष्कार और प्रयोग से नवीन शैलियों और तत्वों के साथ नृत्य नाटिका को विकसित किया है। इन अग्रणी लोगों में कोरियोग्राफर शांति वर्धन भी शामिल हैं, जो उदय शंकर के शिष्य और सहकर्मी भी थे, जिनका नृत्य नाटिका में दूरदर्शी योगदान लगभग 7 दशकों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। एक पूरे हिंदुस्तान में बचा हुआ एलबीटी है जो रामायण करता है। यदि भाव की बात कर लें और पंथ की बात कर लें तो भैया रामायण है, कीजिए, उसमें क्या बुराई है। और एक कला, मतलब मुखौटे लगा के रामायण करना, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई दूसरी संस्था करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यदि इसका कुछ भी नुकसान होता है तो ये देश का नुकसान है। एक किताब है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, रिदम इनकारनेट नाम है, और ये है लिटिल बैले ट्रूप के ऊपर। ये जो बैले ट्रूप है लगभग 72 सालों से रामायण के शोज़ कर रहा है, और भी इनके शोज़ है और लगातार वो कर रहे हैं काम। और लगभग 1951-52 में मेरे पिताजी इनसे जुड़े हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ये कॉस्ट्यूम्स बनाए थे, सेट्स बनाए थे रामायण के, और यही कॉस्ट्यूम्स और सेट आज भी वे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक्चुअली शांतिदा की, शांति वर्धन की छोटी बहन हूँ। हम 2 बहन थे, छोक्कू और बक्कू, ट्विंस, और मेरा भाई रानूदा। तो रामायण क्या चीज़ है, मास क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आता था। खेल कूद में देखते रहे। फिर शाम के टाइम पर ऊपर आया, वो चल नहीं सकते थे, उनको ऊपर उठाया लेते। उनका साथ ज्ञान शर्मा करके कोई थे, ऊपर उठाया। फिर हम लोगों को बोला ये पोस्टर करो, खड़ा कर दिया, पैर काटने लगे, पतला पतला पैर थे। तो मेरा बड़ा भाई एक शमादा था, मुँह बोला भाई, तो उन्होंने बोला अरे ये शांतिदा पैर काँप रहा है, बोले चुप, बात नहीं करना। तो इसी तरह फिर 1-2 मोमेंट देखा है। फिर हमारे जो जूनियर ये सीनियर टीचर वगैरह थे, अपनी करता और शंकर यादव करके कोई फिल्मी डांसर थे, वो ज्वाइन किया था। तो देखा तो बोला, आपस में बात कर रहे थे तो कानों में आया कि रिदम में तो अच्छा है। तो फिर हम लोगों को ट्रेनिंग देने लगे, वो रामायण का पोर्शन उठाने लगे। रामायण का प्रोग्राम हो चुका था और क्या किस तरह का है तो कठपुतली का मोमेंट सिखाने लगे।
ये फ़ोटो जो हमारे पेरेंट्स की उस टाइम की रही होंगी जब वो लिटिल बैले ट्रूप में थे, हसन प्रेमानी और प्रमिला प्रेमानी। और ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए, उसी टाइम की शांति वर्धन वहाँ के, और ये चेतन मेरा भाई था बड़ा, शायद बिल्कुल मुश्किल से चल पा रहा है, तो 11-12 महीने का होगा, और ये उनका एक पप्पी था वहाँ पे। हम लोग उनको देख के डरते थे, इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी था, वो कहीं डांट ना पड़े और परफेक्ट करने के लिए कोशिश करते थे। ये हुआ हमारा जब हम लोगों ने चेंबूर से परेरा हिल में आए हैं, खुसरू लॉज में। तो वहाँ का बंगलो था, वहाँ तो हॉल था, वहाँ का बंगलो था। उस वक्त उन्होंने थोड़ा सा वो बरामदे में बैठते थे, सुबह 5 बजे घंटी बजा देता था। हम लोग आंखें मलते वहाँ पर आते थे, एक्सरसाइज कराते थे, इंक्लूडिंग म्यूजिशियन को भी हंसते थे। बहादुर हुसैन खां थे, रानू दा थे, सबको म्यूजिक डांसर सबको आते थे, एक्सरसाइज कराते थे। वो कभी हंसमुख थे, कभी डांट डपट नहीं करते थे। रामायण के सेट्स भी उन्होंने खास से बनवाए थे, जैसे पैनल है सारे और दोनों तरफ इस्तेमाल होते हैं, तो जो जैसा दृश्य है उस हिसाब से लगा दिया। जुलूस का है तो वैसे ही पैचवर्क से वही बनाया हुआ है, पैनल के ऊपर वो लगा दिया। फिर दूसरा दृश्य आया, उसको पलट दिया तो वो उसके हिसाब से बन गए। तो सेट्स भी बहुत सरल है, ऐसे आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वही सेट्स आज भी चले आ रहे हैं। उसमें भी वैसे रंग भी उसी तरह से इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मेले के प्रसंग में है जो बहुत ही ब्राइट कलर्स है, जैसे तोते हैं हरे रंग के, फ्लावर्स है तो वो भी पीले रंग के। पहला तो एक्सरसाइज कराते थे 1 घंटा, इसके बाद घंटी बजता था, चाय पीते थे, चाय पीने के लिए। फिर आने के बाद फिर कंपोजिशन क्लास होता था, कंपोज करते थे हॉल में, जो ऐसा होता था। फिर 3-4 आइटम थे छोटा छोटा। रामायण का तो 45 मिनट्स का बेले था। एक तो रुमाल डांस गुजरात का, हैदराबाद का लंबाडी डांस, और ये मणिपुर का कृष्णा डांस, और 4 डांस जो है 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट ऐसा करके पहला प्रोग्राम होता था। इसके बाद रामायण का शुरू होता था। दटे 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 दागे ना नागन खेता दुम खेता गड़गड़े तुम, दटे 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 दागे ना नागन खेता दुम खेता गड़गड़े तुम। ता देने 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 ता करता देना ता देने 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 ता करता देना ता देने 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 ता करता देना ता देने 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 ता करता देना देंदा देने तग ता देने तग 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 देंदा 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 देने तग देने तग देंदा ती तग तग टिकड़ तग तग तड़िन ता ता तड़िन तग दे ता तड़िन। एक एक कैरेक्टर को 5-5 रोल करना पड़ता था, कॉस्ट्यूम चेंज करना, वो करना ये करना, इस तरह का चलता था। तो हम लोग को फुर्सत ही नहीं होता था, चाय पी के भागता था, नाश्ता करके भागते थे। खाना कब घंटी बजता था, खाना खा के फिर हमको 1 घंटा भी रेस्ट नहीं मिलता था। फिर 4 बजे घंटी बजता था, फिर हम लोग आँखें मलते क्लास ज्वाइन करते थे। तो एक बार आलिया अकबर आए, आलिया तो उनका आना जाना, बलराज साहनी, आलिया अकबर उनका शांतिदा का दोस्त आते थे। तो हम लोग को प्यार करते करते पूछा तुम लोग कब सोते हो? शांतिदा का जवाब था वो खारे खारे भी सोता। तो रात को 12 बजे के बाद फिर कॉस्ट्यूम सिलाई,
सिलाई मतलब हाथ का सिलाई, जो ये स्टेज का जो पर्दा वगैरह है वो हाथ से सिलाई करते थे, और पेंटिंग करते थे। वो अपुदा करता जो है वो पेंटिंग का डिपार्टमेंट में था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कब सोते थे कब जगते थे हम लोगों को भी याद नहीं है। तो नहा के 2 सेट का कपड़ा था वो धोते थे, दूसरा दिन वो पहनते थे। 24 घंटे इसी में भूल ही जाते थे खाना क्या है, नींद क्या है, कुछ नहीं। बस इसी तरह हमारा जीवन चला। कॉस्ट्यूम्स और सेट्स मेरे पिताजी ने बनाए थे, और वही कॉस्ट्यूम्स वही सेट्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हालांकि समय रहते कुछ उसमें कहना चाहिए कि घिस तो गए हैं, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी खूबी की बात है कि इतने सालों के बाद भी वो कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि कुछ खास बातें हैं जो बतानी ज़रूरी है कि क्यों इतने सालों तक ये कॉस्ट्यूम्स अभी तक टिके हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि वो जूट से बने हुए हैं। अब आज के ज़माने में जूट बहुत ही पॉपुलर हो गया है सामग्री के तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि उस ज़माने में जूट का इतना प्रयोग नहीं होता था, खास करके कॉस्ट्यूम्स में। और ये सारे कॉस्ट्यूम जो है जूट से बनाए गए हैं। जूट को पहले रंग के, मतलब उनको जिस रंग में कॉस्ट्यूम बनाना है पहले उसे रंगा जाता था, फिर उसमें से कटिंग करके कॉस्ट्यूम्स बनाए गए हैं, इसीलिए आज तक टिके हुए। रामायण का जो पहला दृश्य है मेले का, वहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। वो देख के आपको लगता है कि हमारे देश में जो विविधता है, धर्म, भाषा, जाति, हर तरह के लोग वहाँ दिखाई देते हैं। पर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते, पहचानते कैसे हैं? उनकी वेशभूषा देखकर, क्योंकि वहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, भाषा भी नहीं आपको पता है, तो वो वेशभूषा से ही पहचाने जा सकते हैं। जैसे वहाँ पर राजस्थानी औरतें हैं, पंजाबी औरत है, एक असम की है, उसे असम स्टाइल की वो साड़ी पहनी है, एक मुस्लिम लड़का है जिसने टोपी पहनी है। तो ये अलग अलग वेशभूषा आपको पहले ही दृश्य में मिलती है। एक खास बात है कि उन्होंने रामायण के प्रत्येक दृश्य को समझा और उस हिसाब से पात्र की वेशभूषा बनाई है। चिड़िया कैसे चलता है, इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए सब आर्टिस्टों को छोड़ दिया। तो किसी ने कौवा का मूवमेंट किया, किसी ने हिरन का मूवमेंट किया, किसी ने बत्तख का मूवमेंट किया, किसी ने कछुआ का मूवमेंट किया। 4 फ्रेंड थे वहाँ पर। तो हिरन, कछुआ, कौवा और कबूतर, 4 फ्रेंड थे। तो कैसा चलता है वो देखता था वहाँ बैठे बैठे, कुर्सी से उठता नहीं था, बैठे ही रहते थे। तो फिर हम लोगों ने मूवमेंट निकाले। तो बोले इसका मूवमेंट, जो कौवा का मूवमेंट उसने किया वो करो। कौवा का मूवमेंट मैंने निकाला था, हिरन का मूवमेंट गुल ने निकाला था, कछुआ का मूवमेंट ज्ञान शर्मा ने निकाले। इस तरह का सारे आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। फिर उन्होंने, उनका दिमाग में शायद बन चुका था, तो लेकिन देखना चाहते थे क्या क्या कैरेक्टर किसके कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा पंचतंत्र बनाया, ऐसे बैठे बैठे बनाया। तो उनका जो एसेशन था, जो पावरफुल था, अपनी करता शंकर यादव। A lot of the people who were there in a Little Ballet Troupe were people जो फॉर्मली वह शांतिदा के साथ थे। शांतिदा के साथ इतनी बड़ी टीम थी एक टाइम पे। रविशंकर थे, अवानी दास गुप्ता थे, अपुनी कर्ता वहाँ के थे, गुलदी थे सेंट्रल स्क्वाड में। वो कितने कितने, दीना गांधी से लेके शांता गांधी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत, उनमें से कुछ लोग यहाँ पे लिटिल बैले ट्रूप पे आए। ये करते करते पहला जो प्रोडक्शन, लैंडमार्क जो प्रोडक्शन हुआ, पपेट रामायण।
ह्यूमन पपेट्स की जो बात है तो उसमें वेशभूषा के संदर्भ में ये कहना होगा कि मेरे पिताजी ने खास ध्यान में रखा कि शरीर का कोई भी अंग दिखाई ना दे, जैसे कठपुतली का भी होता है वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए जो मास्क पहनते हैं पीछे बाल भी दिखाई नहीं देते, वहाँ भी कपड़ा है, बालों को बांध लेते हैं। ऊपर से शुरू कीजिए, नीचे हाथ में भी उनके मोजे हैं जो कॉस्ट्यूम की स्लीव्स जो बाहें हैं उसके अंदर छिपा लेते हैं और एक ऊपर कड़ा आ जाता है तो क्लिप जैसा हो जाता है, तो हाथ भी नहीं दिखाई देते। और फिर वही कॉस्ट्यूम्स यहाँ पैर तक होते हैं, पैर के नीचे वाला जो हमारा पैर है वहाँ भी वो कपड़ा एक्सटेंडेड है, तो वो उंगलियाँ पैर की वो भी सब छिप जाती है। मतलब शरीर का कोई भी अंग दिखता नहीं, कहने का मतलब ये है जैसे कठपुतली की तरह ही बिल्कुल दिखता है। और एक्शंस तो शांतिदा ने दिए ही हुए थे। कुछ मणिपुरी स्टाइल का नृत्य में प्रभाव है, तो इसलिए वेशभूषा में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लहंगा है उसके नीचे उन्होंने एक रिंग बिठा दिए ताकि वो फूला हुआ रहता है लहंगा। और जब आर्टिस्ट वो एक्शन करते हैं, कोई भी मुद्रा करते हैं, तो वो बड़ी एनहांस होकर दिखाई देती है क्योंकि रिंग है, कपड़ा फूलता है और ऑडियंस को वो पूरा व्यू अच्छे से दिखाई देता है। इवन कॉस्ट्यूम्स के जो डिज़ाइन है वो भी दिखाई देते हैं। खास करके जो मेरे पिताजी की एक आप कहें कि बहुत मनपसंद डिज़ाइन, वो टेम्पल स्टाइल, पता नहीं उस वक्त उसे कुछ कहते थे कि नहीं, पर आजकल तो बहुत फेमस है, उसे टेम्पल स्टाइल की डिज़ाइन कहते हैं। तो वो आपको दिखाई देगी हर एक उनके कॉस्ट्यूम में, बॉर्डर पे जो है टेम्पल स्टाइल का बॉर्डर दिखाई देगा। कितनी खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर लोगों को देखना चाहिए उस तरह के प्लेस। वो रेफरेंस हैं, कई नाटक, कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो रेफरेंस बनती हैं। वो एक बहुत बड़ा नाटक है जो रेफरेंस बन सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। राम और सीता, लक्ष्मण, वो उन सभी जैसे आर्य जाति के जो लोग हैं उनके मांस आपको अलग दिखाई देंगे, और जो रावण है उनके आसपास के जितने लोग हैं उनके मांस अलग है। यानी आर्य लोगों के मांस आपको छोटे दिखाई देंगे, उनके रंग भी थोड़े सौम्य हैं, हल्के रंग हैं। लेकिन रावण और जैसे हम उन्हें अनार्य असुर कहते हैं, तो बड़े साइज़ में भी बड़े हैं, उनके रंग भी अलग है, बहुत ही रंग गहरे रंग है, जैसे या तो ग्रे है या ब्राउन कॉफ़ी रंग के जैसे। और उनके आप रावण और उनके मांस में देखेंगे दांत उनके दिखाई देते हैं, या बहुत ही जैसे गुस्से में हो या खींच, तो या जो उनकी मन की भावना है वो मांस में दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अरे मास्क लगा दिया, अभी कैसे एक्टिंग करेगा? शरीर एक्टिंग करेगा भाई। वो मास्क, जब शरीर एक्टिंग करेगा तो मास्क अपने आप एक्टिंग करेगा। उदास है, हंसना है, और इतना बड़ा बेले, इतने सारे एक्टर्स बेले के, इतने, और बेसिकली बुनियादी रूप से जो डांस फॉर्म है, बेले फॉर्म है, उसमें तो अभिनेता को रोज़ रिहर्सल करनी पड़ती है या रोज़ बॉडी को वैसे ही रखना पड़ता है, तो ज़्यादा जोखिम भरा काम है। एक तो मुझे लगता है मेरी जितनी जानकारी है कि बैले ट्रूप है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। बैले ट्रूप होंगे तो बहुत गिनती के बैले ट्रूप हैं। उसमें से लिटिल बैले ट्रूप का बड़ा नाम था, बड़ा नाम है भी, चाहे भी सिचुएशन अलग हो, पर बड़ा नाम था और बड़े उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है पूरे हिंदुस्तान के बैले में। और ख़ास तौर से गुलदी को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अंत तक नाचती रही। इतनी दुबली पतली, एक सिगरेट पीने वाली, एक डिब्बी रखने वाली, अपना एस्ट्रे लेके चलने वाली, अनुशासन, इसलिए कहते हैं कि कलाएं अनुशासन सिखाती भी है और कलाएं अनुशासन होने की वजह से अच्छी भी होती हैं। ये गुलदीदी उसका बहुत बड़ा उदाहरण थी, क्योंकि मैं जब देखता था, हम कुछ काम करते थे तो वो छोटा नारियल की रस्सी छोटी सी बच गई या तार बच गया या कीला बच गया, वो उठाती थी और वो कहती थी कि ठीक है अभी काम नहीं आ रहा है ना, हो सकता है कभी काम आए, कभी हमारे पास कुछ ना हो तुरंत, तो तुरंत ही हमारे काम आता है।
इस तरह की चीज़ें। और गुल दीदी के लिए मुझे लगता है कि लिटिल बैले ट्रुप आप उनको उनकी ज़िंदगी से कभी अलग नहीं कर पाए, क्योंकि गुल दीदी ने अपना पूरा जीवन और प्रभात दा ने बाद का पूरा जीवन लिटिल बैले ट्रुप को दिया है, और इसी से वो पला भी बड़ा भी। तो फिर अचानक बलराज साहनी, राज कपूर जी सब लोग ने डिसाइड किया उनको कुछ बीमारी क्या होता था हम लोग को समझ में नहीं आते थे। फिर हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। जो भी वो जब बहुत बीमार हो गए तो उनका ये था कि भी अगर वो बेड पे भी है तो उनका सारा काम बेड पे ही होने लगा था। तो वो पापा को ही प्रेफर करते थे कि यही ज्ञान ही मेरे साथ रहेगा। तो फिर उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी। पापा एलबीटी में काफ़ी साल रहे वहाँ पे भी। फिर लास्ट जो टाइम था वो शांतिदा का पापा की गोदी में ही उन्होंने आखिरी सांस ली थी। जिस दिन हॉस्पिटल ले जाने वाले थे उसी दिन उनका देहांत हो गया। एक बार किचन में जाते जाते किचन में जाते जाते आंगन में जाते जाते मैंने खिड़की से झाँका तो ज्ञान जी जो है उनका 24 घंटे उनका सेवा करते थे। तो सीट दबाते दबाते अचानक मेरे तरफ इतना मायूसी से देखा, मुझे समझ में नहीं आया। 5 मिनट के बाद ज्ञान का चिल्लाना आया, गुल करके। गुल भाभी किचन में, बड़ा आंगन था, दूर था, चिल्लाया। तो उस पर शांतिदा का हालत बुरा था। उसी दिन शांतिदा का देहांत हो गया। तो फिर बहुत सारे जो मुल्क राजा आनंद से लेके जितने बड़े बड़े लोग थे सब लोग आए, फिर उनको शरीर को कंधा दिया। तो इसके बाद हमने सोचा कि शायद ग्रुप टूट गया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर गुल भाभी ने मीटिंग हुआ, आए सब। जब मीटिंग हुआ तो बोला हम कैरी ऑन करेंगे। तो उन्होंने पूरा भार ले लिया, अपनी यारी ऐसा सारे आर्टिस्ट। तुझसे न कोई पार पाया, नैया हमारी थे बंधहारे, तू धन्य हो दोनों भैया। बन को चले श्री राम लखन संग सीता मैया, चल रे बन को इसके बाद 55 से लेके हम लोग टूर ही करते रहे। नेपाल गए, रशिया में यूथ फेस्टिवल में गए, एक बार नहीं 2 बार गए, यूथ फेस्टिवल में गए। तो लेकिन अफसोस ये है कि शांतिदा ने देखा नहीं। इसके बाद कंटिन्यू चलते रहे 63 तक। 6 महीना तक हम लोग दुनिया घूमते रहे, रामायण और पंचतंत्र। बाद में तो हंग्रिस्टन बना, प्रभात दा 59 में आए, प्रभात गांगुली 59 में। बोला कि फिर गुल भाभी को लगा कि कोई गार्जियन होना चाहिए। तो प्रभात दा जी एज ए उदय शंकर पार्टी में थे। तो बोला कि शांतिदा के एक दोस्त थे, उनको बोला एज ए गार्जियन के हिसाब से बुलाया था। बाद में तो डायरेक्टर बन गए थे। अपने करता मेघदूत भी बनाया, एक बेले मेघदूत बनाया। इसके बाद जब प्रभात दा आए, धीरे धीरे संभालते संभालते तो उन्हें हम दोनों को देख के उनको प्रेरणा मिला, हंग्रिस्टन बनाया। तो हंग्रिस्टन इतना अच्छा बना था कि हम दोनों बहन इतना लोगों को धोखा दिया। पूरा ऑडियंस जैसे कि छोको का एंट्री होता तो एग्जिट करता, मेरा एंट्री होता। कलेक्टर जो है वहाँ का, जो मेन कैरेक्टर है कलेक्टर, वो हैरान है। वो भूत बंगलो जैसा कहानी था हंग्रिस्टन का। तो इस तरह करके ऑडियंस भी हैरान, क्या हो रहा है कुछ समझ में आता। बाद में क्योंकि एक ही ड्रेस, एक ही मेकअप, एक ही चेहरा, तो पागल थे इस लोग। हंग्रिस्टन इतना सक्सेस हुआ था। तो वो लेके हम लोग बेरूत में गए थे उस वक्त। बेरूत, लेबानन, मोरक्को, वो सब जगह गए थे।
Imagine a group from Gwalior, Bhopal going to Argentina. We didn't even know on the map where Argentina was those days. And this is 1988. They have been to Argentina. They have been to tours of Europe. They have been to many countries. And everywhere, the puppet Ramayana was something even other countries copied. I have seen productions in Czechoslovakia. I've been to Yugoslavia, even in Japan. They said, why we didn't get this idea before? I said, इसलिए आपको भारत में ही जन्म लेना चाहिए. जो उनका प्रेम था वो शांतिवर्धन जी के लिए, वो प्रेम से ज़्यादा मुझे लगता है कि समर्पण था. आप किसी से आज की तारीख में ये अपेक्षा शायद नहीं कर सकते कि सिर्फ इसलिए ब्याह करना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं. आप मृत्यु की गोद में जब जाते हैं तो आपको ये एहसास हो कि आपके लिए कोई जिएगा, आपका नाम आगे लेके जाएगा. ये गुलदी ने किया. LBT या रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप का जो इतिहास में जो उसकी जगह है वो तो अतुलनीय है. वो कभी मिट नहीं सकती और मिटाई नहीं जा सकती. संघर्ष रहे, बदलाव रहे, लेकिन उनकी जो इतिहास में जगह है, स्पेशली नृत्य नाटिका शैली में, वो बहुत ही ठोस है. क्योंकि ठोस ये होता है कि आप एक प्रोडक्शन को तो बहुत साल चला सकते हैं. जैसे आप सोचिए स्वैन लेक चल रहा है तो चल रहा है, पीढ़ी पीढ़ी वही चल रहा है बोलशॉय में. लेकिन हर प्रोडक्शन में बुनियादी तरीके से कोई नयापन हो, हर प्रोडक्शन में कोई अलग बात हो, म्यूज़िक हो या कॉस्ट्यूम हो या उसका डिपिक्शन हो, हर शैली में ट्रीटमेंट अलग हो हर प्रोडक्शन में. ये क्रेडिट लिटिल बैले ट्रूप को बहुत बड़े पैमाने पे जाना चाहिए था. गया नहीं शायद इसलिए कि दो कारण रहे. एक तो डिस्प्लेसमेंट. जब एक पौधा एक मिट्टी से निकल के दूसरी मिट्टी में लगता है तो उसको जड़ें पकड़ने में टाइम लगता है, समय लगता है. तो आप बॉम्बे से भोपाल आ रहे हैं, भोपाल से ग्वालियर आ रहे हैं, ग्वालियर से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से फिर भोपाल जा रहे हैं, तो उसमें आपके 20-30 साल 40 साल एक बुनियादी रूप से जड़ें पकड़ने में लग गया. दूसरा, एकदम देश का माहौल बदल गया हिस्टोरिकली. इतिहास में ये हुआ कि जब इन्होंने शुरुआत की तब हम प्री इंडिपेंडेंस में थे, और जब तक ये इन्होंने जब जम के आए स्टेज पे तो काफ़ी वो जो थीम्स थी, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है या बाकी हैं, वो हिस्टोरिकल प्रोडक्शंस थी. वो फिर उनका महत्व धीरे धीरे 1960 1970 में 1980 में कम होता गया. जबकि पंचतंत्र ऐसा सब्जेक्ट है या रामायण ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हमेशा एवरग्रीन है, हमेशा ही वो उसका हम लोग आनंद लुत्फ ले सकते हैं. तो लिटिल बैले ट्रूप, नथिंग वाज लिटिल अबाउट इट. Ballet in a big way they did lot to contribute to, and I think their place in history is assured even if they did not get the due as much as they should have. तो मेरे पिताजी बहुत क्लोज थे प्रभात दास से और गुलदी के साथ, जो उनके संस्थापक रहे. शांतिदा के साथ बहुत क्लोज थे. देने 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 ता करता देना था देने 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 ता करता देना था देने देने. इनकी कंपोजिशन क्लासेस होते थे. हर एक कोई अलग अलग कंपोज करता था थीम्स पे और हर मंथ दिखाते थे. तो ये सारा अल्मोड़ा का, ये देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस वाज द नेशनल थिएटर विच वाज बीइंग कंसीव्ड इन अल्मोड़ा. और ये एक स्टेप्स थे माउंटेन के, और इसमें ये टेम्परेरी थिएटर बनाया था. इसमें शैडो प्ले हुआ था. नैरोविन ईयर में तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था, और जो बहुत सारे जो कल्चरल इंटरवेंशंस हुए हैं या तो प्राइवेट सोर्स से आए थे
या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में से आए थे। और जो मेरे बाबा बताते थे कि नेहरूवियन टाइम में एक ये था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, सपोर्ट भी हुए, इन्वेस्टमेंट्स भी हुए, बट what he used to say कि he was ambiguous on the issue that which will be the centralized body which will support culture, and but वो चले गए 64 में, I mean untimely death, absolutely untimely death, तो वो चीज़ अधूरी रह गई। तो इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, प्राइवेट सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट भी किसी न किसी वे में आ गई है सपोर्ट करने में, चाहे वो एकेडमीज बनाई हुई या साहित्य एकेडमी या फिल्म में या थिएटर में का है, बट इट्स वेरी मिनिमल, बट सपोर्ट हैज़ स्टार्टेड। बट वेयर एग्जैक्टली द सेंट्रल सोर्स, तो अब फिलहाल में तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, बट लेट 60s में जब मिसेस गांधी के टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर बना था विद इन द purview of the Ministry of Education. So culture was seen as part of education. It was at a department level, not at a higher level. उसमें Dr. Mrs. Kapila Vatsayam was the first person who took it over in terms of advisor, in terms of, और उसमें interestingly the first grant scheme का जो support आया था वो group के लिए आया था, and that was for LPT. सो बैले ग्रुप की इतनी अहमियत थी उस टाइम पे, ऑल्दो द ग्रांट वॉज वेरी स्मॉल, बट इट हेल्प्ड पीपल टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एज ए ग्रुप इन ए कम्यून इन ग्वालियर। '64 के करीब में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बम्बई से एलबीटी ग्वालियर के तरफ रुख करता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे उस समय काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि बम्बई में ठीक ठाक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक अच्छा सा लेगेसी सा बन गया था लिटिल बैले ट्रूप का। द कमिटी दमसेल्व्स वर वेरी कंफ्यूज्ड कि जा क्यों रहे हैं, बलराज साहनी ये वो पूछ रहे थे। तो फिर कहीं पे अब गुलदी ही चला रही थी, तो गुलदी प्रभातदार ने बोला कि बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि दिल्ली आना जाना बहुत होना शुरू हो गया था, तो बहुत कल्चरल डेलीगेशन, बहुत ये वो, तो फिर वो जस्ट द लॉजिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने हैं, कॉस्ट्यूम्स इतने हैं, सेटिंग इतने हैं, पूरा बोगी जाता था। तो शायद एक बोला कि दिल्ली के आसपास या ग्वालियर वाज मच क्लोजर ओवर देयर। बड़ा बार बार ग्रुप बिखरता था, बार बार उसको तैयार करना पड़ता था। तो एक बार जवाहरलाल जी गए वहाँ, तो गुलदी उनसे मिली, उनसे कहा कि पंडित जी मुझे जगह बदलनी है, मैं मुंबई में नहीं रहना चाहती। तो उन्होंने कहा कि मुंबई तो अच्छी जगह, क्यों नहीं रहना चाहती? तो उन्होंने समस्या बताई। उनका अच्छा कहाँ जाना चाहती हो? तो गवर्नर के कमरे में एक हिंदुस्तान का नक्शा टंगा हुआ था। उन्होंने उस नक्शे को देखा, उनकी नज़र ग्वालियर पर पड़ी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में आना चाहती हूँ। तो बोले ग्वालियर क्यों? अरे बोले ग्वालियर तानसेन की नगरी है, तानसेन जैसा महान गायक वहाँ हुआ है, इतनी अच्छी सांस्कृतिक परंपरा है, ग्वालियर घराना है, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो वो तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस नाते वो तानसेन के नाम से, कहना चाहिए तानसेन की नाव पर सवार होकर के ग्वालियर लैंड कर गई। ग्वालियर का महारानी ने हम लोगों को लिटिल बैले ट्रूप को ऑफ़र किया था कि हम ज़मीन देंगे आपको, आप लोग इधर आके सेटल कीजिए। फिर जैसा वो गुल भाभी से पता लगा कि ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ वहाँ से 24 घंटा लगता है, ग्वालियर से 4 घंटा लगता है दिल्ली। तो ग्वालियर इसीलिए शिफ्ट किया, लेकिन आर्टिस्ट लोगों ने बोला हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बॉम्बे का आदत हो गया।
1964 से 1984 तक तो यंगश्री लिटिल बैले ट्रूप का जो आवाज़ प्रैक्टिस सब कुछ चल रहा हुआ एक छोटा सा एक एरिया हमारा सरदार पटेल छात्रावास, जैसा जवाहरलाल नेहरू ने उसको शिलान्यास किया था, गोविंद वल्लभ पंत ने उसको उद्घाटन किया था। 64 से ये एलबीटी के ऊपर दे दिया था उन्होंने। उसका कम से कम 300 रुपया किराया था उस जमाने, अभी तब तक लोग जाने तक उसी में चल रहा था। आइए, पहले हम लोग का प्रणाम करके एक्सरसाइज होते थे। उसका बाद आधा पौने घंटे के बाद मूवमेंट्स को क्रिएट कैसा करना उस हिसाब से सबसे करवाते थे प्रभात, करीब 1 घंटा 1.25 घंटा। उसके बाद हम लोग को ब्रेक देते थे, बस हम नीचे चला के अपना थोड़ा फ्रेश वगैरह, कोई सिगरेट पीने वाला है, पानी पीना, सब करते 15-20 मिनट, फिर धीरे हम लोग सब के उस हॉल में पहुँचते। इधर एक साथ कितने दिन प्रैक्टिस करते हैं? 16 मिनिमम 16-18 आसपास होते थे आर्टिस्ट, 20 तक हुआ है, मिनिमम 16 ही था मेरे घर से। 8 लड़कियाँ 8 इसी इसमें चलते थे। का पीछे यहाँ सितार, वहाँ सरोज पहले एक थे, वीणा बजाते थे, सरोज बजाते थे, हेमंत गुप्ता, अच्छा, तो शांतिदा का सब दोस्त थे, वो थे यहाँ रानूवर्धन, उसका नहीं, यहाँ रानूवर्धन, यहाँ म्यूजिक वाला श्याम भट्टाचार्य, बंडू भट्टाचार्य, यहाँ बैठ के उसका हारमोनियम, वहाँ सितार, ये तबला, एक तबला भी था, एक एक्स्ट्रा तबला था, वहाँ सारंगी, एक मंगल बहार एक था, एक वो कुर्सी में बैठ के वहाँ थे, सारंगी, बाकी जो कुछ यही सी है, मतलब 15-16 इंस्ट्रूमेंट। हाँ इंस्ट्रूमेंट था ना, हाँ, सब 6-7 आदमी थे चलाते, वो सब 1-2-3 चलाते थे ना, अलग अलग ये बजाते थे। तो ये इतना ही है, ये हमारा रिहर्सल बाकी पहले के लिए था, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ से बैठते थे, अभी वहाँ सब बैठा होगा, जिसका किस सीन होगा वो आ गया अपना अपना जगह में लेगा, तो इतना जगह नहीं था तो प्रैक्टिस करके चले जाते, फिर प्रैक्टिस रह जाती है। ऐसा 1 बजे तक कंटिन्यू, शाम को भी, उसका बाद 2 बजे के बाद भी। अच्छा, यही है। तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, हाँ। फिर 1 घंटा खाने के लिए, हाँ। खाने के बाद थोड़ा सो जाते, बोला ना 2 बजे गर्मी का टाइम है तो स्विच ऑफ करके घंटी बजाते थे, फिर सब उठ के आ जाते, 2, सवा 2 बजे तक, 5 बजे तक यहाँ था। अब कहाँ जा रहे हैं? यहाँ सब ये ग्राउंड का, ये पूरा ग्राउंड खुला हुआ एरिया था ना, कोई पेड़ नहीं था। हमारा जो रिहर्सल था, प्रोग्राम भी यहाँ हम लोग कर चुका है, यहाँ पहले का राइज में पूरा रिहर्सल भी जूता पहन के यहाँ कर चुका है, पूरा खुला एरिया था। ये है 78 में यहाँ प्रभादा ने काग भगोड़ा का एक शॉर्ट बैले किया था, उनका ये है काग भगोड़ा। उसमें जो बर्ड्स था, ये सब, ये बर्ड्स सुबह सोने का ये था, देखो उठ जागना, फिर ये सब सीन का था, एक उसका फोटोज था ये सब। ये नीलाभ कौर है, बुक्कुदी का बेटा, ये गुलदीदी, ये प्रभादा। प्रभात दा ने हमें कभी भी कोई चीज़ खड़े होके करके नहीं दिखाई। हम जब नाटक में उनके साथ काम करते थे तो वो हमारे पात्र को लेकर कोई ना कोई एक स्टोरी बनाते थे और वो स्टोरी हमें सुनाते थे, ताकि हम उस पात्र को पकड़ पाएँ कि वो पात्र क्या कहना चाहता है। ये प्रभात दा की बहुत बड़ी खासियत थी। राजा रावण को बड़ा क्रोध आया।
तो आप कब जुड़े एलबीटी के साथ, कौन से साल में? एलबीटी के साथ तो इस कैंपस के साथ जुड़ा हूँ 1968 से, जो प्रभादा गुल दीदी मणिपुर गए थे और मेरे मदर के साथ सिस्टर, मैं और दीदी जो सूर्यमुखी थी अभी भी जीवित है, वो उनके साथ हम चारों को लेके आए। और आप ग्वालियर के इसी कैंपस में बड़े हुए? इसी कैंपस में बड़े हुए आज तक हूँ। जैसे एलबीटी ग्वालियर से भोपाल चला गया, हाँ, तो इस बात को लेके आपको क्या कहना है? आपको क्या इस बात का दुख है? दुख तो बहुत दुख है, क्योंकि फैमिली, एक जॉइंट फैमिली टूटा है, तो मेरे सामने टूटा है, तो बहुत दुख तो है। लेकिन उस समय थोड़ा गलत फहमी भी मेरे प्रति हुआ था। दीदी ने, प्रभादा तो कुछ नहीं बोलते थे, दीदी की तरफ से साइड हुआ था। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कोई टेलीग्राम आया होगा? उस समय तो लाइन फ़ोन नहीं था, तो मैं ऑफिस में था एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो लंच के समय में तला ऐसा लटका के, तो दासन जो वहाँ भोपाल में गुजर गए, तो वो उन्होंने उनके हाथ में टेलीग्राम रखा, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से वो हिसाब मांगे होंगे, उन्होंने खुला वो टेलीग्राम पढ़ा, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। सिल्वर जुबली मनाने का था 77 में, मेरे ख्याल से 77। उस टाइम क्या एक नाटक का ग्रुप अलग यहाँ से जोड़ दिया था प्रभादा का साथ, तो इनके जो आर्टिस्ट पूरा फैमिली है उनको, उसमें जो फेस्टिवल कैसे करना बोल के इन लोगों से कोई बात नहीं हुआ। नाटक ग्रुप का साथ इन्होंने प्लान किया क्या क्या करना है, ये इधर थोड़ा शुरू हो गया आपस में। ऐसा नहीं हम लोगों ने अभी ऐसा आया बाहर से तो हमको क्यों अवॉइड किया, तो उन्होंने क्या ये एक साल करके हम लोग उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बोल के एक साल काम होता। तो जो जुबली 25 साल का जो फंक्शन कैंसिल हो गया, तब से रिफ्ट शुरू हो गया फैमिली। फिर वो लोग सोचे प्रभादा अपना ये दे रहे, बलवन फैमिली बात में, तो सोचो वहाँ से इनका आपस में शुरू हो गया। धीरे धीरे हम लोग इकट्ठा करते, बाहर से भी थोड़ा कुछ हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का ये था कुछ यहाँ था, तो वो थोड़ा इन्फ्लुएंस आते थे। मलयाली दोस्तों कॉमरेड्स थे उस टाइम एजी ऑफिस में, वो भी आके हम लोग से बात करो, तो ये मेरी पिल्ले नारायण पिल्ले हमारा ग्रुप था, वो बातें, तो उन्होंने बोला आप लोग यूनियन बनाना चाहिए, मतलब ऐसा आपको यूनियन बनाओ, फिर अपना हक के लिए बनाओ। फिर कुछ ऑफिशियली मुझे पता चला जो ग्रांट आते हैं बहुत सारा आता है, लेकिन हम लोग को जो होते हैं लिमिटेड रहते हैं, तो इसको सब सुनते उस टाइम ऐसा था, सुनने से बिगड़ जाते। वो माहौल बढ़ते गया आपस में, ऑफिस और आर्टिस्टों का साथ बढ़ गया। 84 तक ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने ऑफिस यहाँ से बदल दिया, माधव नगर में ले गया, हम लोग आर्टिस्ट अलग हो गया। क्या होता है एक ग्रुप में जब आप रहते हैं, लगातार वहीं रहते भी हैं, वहीं खाना बनाते भी हैं, वहीं परफॉर्म भी करते हैं, रिहर्स भी करते हैं, तो ये बर्तन साथ में रहेंगे तो टकराएंगे। ये हबीब साहब के ग्रुप में भी हुआ। जैसे हबीब साहब का ग्रुप अब सिर्फ कहने को ग्रुप रहा, नया थिएटर, ऐसा ना हो कि एलबीटी कहने को एलबीटी रह जाए। ये बीच में एक दौर आया था जब मुझे लगता है कि वो आपस की जो ये झगड़ेबाजी होती है और इसको नीचा दिखाना या उसको कुछ बोलना या किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, ये होता है ग्रुप में। तो ये ऐसा एक दौर मुझे लगता है उसमें आया था ये दौर। पर उस वक्त में वही लोग टिकते हैं जो या तो कला को समर्पित होते हैं या उस व्यक्ति को समर्पित होते हैं जो उसको लीड कर रहा है। तो इसमें गुलदी का और प्रभात दा का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत संभाल के रखा, बच्चों की तरह रखा है। पर अल्टीमेटली एक समय के बाद, एक उम्र के बाद उनका भी और यहाँ यंग लोग भी हैं, तो वो जो कई बार जनरेशन गैप की बात होती है, समझ की बात होती है। फिर कई बार मुझे लगता है ये भी होता रहा होगा कि शोज़ नहीं मिलना, क्योंकि शोज़ आपके मिलते रहते हैं ना तो आप उल्लासित रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। लंबे समय तक शो नहीं मिलता है तो आप रहते तो है साथ में, पर वो जो अंदर की खींच है वो कहीं न कहीं निकल जाती है। तो इसलिए फिर आदमी ऐसे वक्त में कला को बोलता भाड़ में जाए, फिर व्यक्ति के रूप में वो काम करने लगता है। कलाएं फिर बिल्कुल दूर हो जाती हैं व्यक्ति से, वो बड़ा मुश्किल दौर होता है।
कहीं पे 83-84 में प्रभादा गुलदी विद 2 or 3 आर्टिस्ट दे हेड टूवर्ड्स भोपाल, एंड बाकी द आर्टिस्ट कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट कम्युनिटी, पूरा म्यूजिशियन ग्रुप, रेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, ये they selected to stay back in Gwalior because by then they had created roots over there. उनका एक स्टेबिलिटी था. ग्वालियर भोपाल में भी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, तो वो फिर उन्होंने एक आर्टिस्ट कम्युनिटी बनाया, आर्टिस्ट ये कोऑपरेटिव बनाया कला समूह के नाम से. लोकल पीपल सपोर्टेड दैट. एलबीटी यहाँ से जाने के बाद ग्वालियर को तो काफ़ी नुकसान हुआ है. हम लोग को भी मन में था थोड़ा और काम करते एलबीटी का साथ, लेकिन वो कर नहीं पाए. एलबीटी बहुत सारा बैले ट्रूप में दिल्ली में भी काम किया, बाहर लेकर, लेकिन एलबीटी का जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम था वो बहुत एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा, सब चारों तरफ से जो कुछ चाहिए आर्टिस्ट को चाहिए वो सब मिलते थे यहाँ. वो है इस एलबीटी का अलग अलग वैल्यू था उसमें, वो बहुत अच्छा था. कभी कभी अंदर से दुख भी होता है. प्रभादा गुलदी को बहुत समझाया कि प्रभादा ग्वालियर मत छोड़िए. ग्वालियर ने इतना मान सम्मान दिया, यहाँ रह के उन्होंने आखिरी टूर किया था जिसमें वो जर्मन गए, इटली गए. यहाँ उनको रहने के बाद अवार्ड भी मिला. ग्वालियर की जनता बहुत उनसे प्यार करती थी. ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज लिटिल बैले ट्रूप यहाँ नहीं है, मगर ये अच्छा भी लगता है कि भोपाल के अंदर लिटिल बैले ट्रूप ने जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया, और मैं अभी जाके देख के भी आया था, वहाँ प्रभादा से भी मिला था. आज वो कमी खलती है. आज रंगमंच करता ज़रूर हूँ, पर प्रभादा और गुलदी की कमी खलती है, वो कमी दूर नहीं होती. सागमा मंगनी ये मगमसा मगमसा मगमनी मगमनी निधानी मा निधानी मा मगमगजानी जाधनी दजा. भोपाल में भी आरंभिक दिनों में एलबीटी की कथा शांतिवर्धन, गुलवर्धन और प्रभात गांगुली और उनके सहयोगी कलाकारों की अथक संघर्ष कथा है, जो बिना किसी व्यापक वित्तीय समर्थन के, और इप्टा का जो एक रूप था कि सब लोग साथ रहेंगे. इप्टा एक तरह का कम्यून थी. उसमें ये सब लोग कलाकार लोग, एक अंधेरी में कोई बंगला था, उसमें सब लोग साथ रहते थे, साथ खाना खाते थे. तो वो एक तरह से एलबीटी में ये सामुदायिकता बनी रही. तो सामुदायिकता, अथक संघर्ष, अदम्य रंग जिजीविषा, और फिर उस शांतिवर्धन की जो शैली थी उसका कल्पनाशील विस्तार,
एक बार प्रभात दा ने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम एक बेले की स्क्रिप्ट कर दो। अच्छा, तब तक ये नहीं मालूम था कि बेले की स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, क्योंकि ड्रामा तो लिखा था, नाटक लिखा था, पर बेले स्क्रिप्ट समथिंग एल्स। मतलब बेले की स्क्रिप्ट तो खुद कोरियोग्राफर तय करता है, यानी कोरियोग्राफर बनाता है। तो खैर ये हुआ कि बताएं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो वही जो अभिमन्यु वाली चक्रव्यूह की जो स्क्रिप्ट की गई, तो उसमें दादा ने कहा कि एक उड़िया महाभारत है और उसकी कथा उनने सुनी थी। उड़िया महाभारत तो देखी नहीं थी, पर वो कथा सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि ये कथा इसमें जोड़ दो। तो खैर वो स्क्रिप्ट बनी, जो अभी भी होता है, तो अब प्रतिशोध की आग के नाम से होता है। और वो दादा ने जो प्रोडक्शन किया वो बहुत ही सुंदर हुआ, उस समय भी बहुत अच्छा हुआ। और उसमें जो वार सीन होता था वो शेडो प्ले की तरह होता था, और कुछ आगे होता था मंच पे और कुछ शेडो प्ले होता था। तो वो इसलिए अलग था कि कुछ महाभारत जो हमारी जो महाभारत है उससे, और कुछ उड़िया महाभारत की कथा उसमें मिक्स थी। तो वो पहला बेले था जो मैं रियली एक्सपीरियंस था, यानी मतलब पहला अनुभव वही था कि कैसे बेले की स्क्रिप्ट होती है। फिर लिटिल बैले ट्रुप पर से एज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के रूप में जाना 1985 में जब बंसी कौल जी के साथ एक नाटक किया, मोची की अनोखी बीवी, तो वो उन्होंने किया तो था रंग विदूषक उनकी संस्था से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिटिल बैले ट्रुप से ली थी। जैसे कोरियोग्राफी पूरी लिटिल बैले ट्रुप ने की थी, कॉस्ट्यूम्स शायद पूरी की पूरी लिटिल बैले ट्रुप की थी। और उस वक्त पहली बार डांस की मूवमेंट्स के साथ कोई नाटक करने का मुझे मौका मिला। कम से कम मैंने उसके पहले कभी नहीं किया था। तो प्रभात दा ने खुद ने मुझे वो स्टेप्स सिखाई कि कैसे वो गांव का प्रधान कैसे आना चाहिए, और पूरी रिदम देते हुए उन्होंने उस बात को कहा। एक ज़मीन एलबीटी के पास थी देहरादून में, उस ज़मीन के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया था बहुत लंबे समय तक। तो वो ज़मीन जो है कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उस ज़मीन से कुछ समझौता करके पैसा मिला। उस पैसे के साथ यहाँ एक छोटा सा ओपन एयर थिएटर बना। ओपन एयर थिएटर ही बन सकता था और एक कार्यालय भवन बना उनका। तो उसके बाद में फिर गतिविधियाँ चलने लगीं, यहाँ काम होने लगा। और लेकिन यहाँ कम से कम ये फ़ायदा था कि चूँकि राजधानी थी, बहुत सारे सोर्सेज थे, तो कुछ शो ग्वालियर की तुलना में यहाँ ज़्यादा मिलने लगे और थोड़ी इनकम भी होने लगी। लेकिन ये वह समय था जब प्रभात जी और गुलदी दोनों ही अपने उम्र की ढलान पर थे। उनकी शक्तियाँ क्षीण हो रही थीं, लेकिन जज्बा कायम था। लेकिन जज्बे से शरीर नहीं चलता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मदद की कि बंसी आए थे। बंसी ने तो अपना काम ही रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप में ही शुरू किया था, एनएसडी से निकल करके ग्वालियर में। फिर यहाँ भी वो उनके साथ जुड़े, उन्होंने भी मदद की। I mean, रंग विदूषक was first called रंगश्री विदूषक, क्योंकि it was a, मतलब वो एक कहते ना कि एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक जैसे एक पसली का हिस्सा जो होता है ना, it was a rib that came out from the रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप। और इसीलिए छाऊ हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस हमारे परफॉर्मेंस इडियम में। और शायद वहीं से बहुत सारी चीज़ें, प्रभात दा ने भी बहुत काम किया, और भरत भाई तो थे ही, प्रेम गुप्ता जी वो भी थे। तो ये एक तरह का ये परिवार ही रहा है। और मैंने भी बहुत सीखा, क्योंकि गिरिश्ता ने सिखाना शुरू किया फॉर्मली। दिस वाज अगेन 1993-94। तो उस तरह से एक इट वाज अ ब्रांच ऑफ फ्रॉम रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप, ये ज़रूर है।
मयूरभंज से कृष्णचंद्र नायक गुरुजी को बुलाया छाऊ के लिए, और उसके बाद वहाँ छाऊ मतलब जैसे कि पूरा कलाकार को ट्रेनिंग दिया गया, और वो गुरुजी जो ट्रेनिंग दिए, पूरा बेसिक ट्रेनिंग पहले दिया गया। उसके बाद प्रभादा ने बोले एक बैले बनाते भैरवी बैले बनाते, वो पूरा छाऊ और छाऊ का ही बेसिक और मूवमेंट्स के जरिए से बनाए गए। और वहाँ थे पुरेंद्र धड़ा जो ड्रम में मास्टर है, ढोल बजाने में, ओडिशा ढोल बजाने में मास्टर है, वो रिदम सब सेट किए, और रानूदा उनका ऊपर म्यूजिक कंपोजिशन किए। तो वो एक बहुत ही अच्छा सक्सेस बैले हुआ, और जो कि दिल्ली में उसको बहुत ही अच्छा माना गया। तो इस तरह का एक एक स्टाइल को लाते गए, छाऊ स्टाइल से, और छाऊ प्लस पापेट शैली प्लस जितना भी वर्ड्स है, हिरन है, सभी स्टाइल को मेंटेन किए उन्होंने। इसलिए एलबीटी का बैले अलग है बिल्कुल। जब हम लोग अपना रोल करते हैं तो हम लोगों को अपनी कॉस्ट्यूम पहले से तैयार करके रखनी पड़ती है कि किसके बाद क्या पहनना है, और इसके बाद हम लोग एक एक करके पहनते हैं। और क्यों को भी देखते रहते हैं कि हमारा म्यूज़िक है, हम लोगों को एंट्री लेनी है इस समय सब, और पूरा अपना दिमाग एकदम म्यूज़िक पे रहता है, कपड़ों में रहता है कि कॉस्ट्यूम में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, स्टेज पे कहीं खुल नहीं जाए, और हमको कहाँ से एंट्री लेनी ये भी दिमाग में रखना पड़ता है। और फिर जाके अपनी जगह जाके खड़े हो जाके एंट्री लेते हैं। इस तरह से हम लोग है ना 10 रोल करते हैं। 10 रोल में हर मूवमेंट अलग अलग है, हर रोल की मूवमेंट अलग अलग है, तो उसको दिमाग में रखना पड़ता है कि इसके बाद ये है, इसका कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक हो जाएगी तो दूसरों को गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है, हर बात को देखना पड़ता है कि हमें कितना जाना है, क्या करना है, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो। हम अपने स्वयं को इतना वो कर लेते, परफेक्ट कर लेते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। उंगली रखना है, बताना आपको, मास्क पकड़ है, बाहर रखना, और नीचे नीचे और नीचे बेटा, ऊपर छोटी उंगली जहाँ पर है तेरा, हाँ वहाँ पकड़ है, छोड़ छोड़ छोड़, टाइट है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इस तरह से हम लोग ना बहुत ही मतलब हैरान परेशान से हम लोगों काम करते रहते हैं, लेकिन अपना रोल छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने ये बोला कुछ भी हो लेकिन अपने कैरेक्टर को छोड़ना नहीं है, उसको आराम से ही करना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे उन्होंने समझा दिया। अगर जो पीछे गलती भी हो जाए तो आप उसको माइंड में नहीं रखिएगा, आपको दूसरे के लिए तैयारी करना है। यदि आप उसको माइंड में रखेंगे तो दूसरी तैयारी नहीं कर, लेकिन हमारे दिमाग में म्यूज़िक, काउंटिंग सब कुछ चलता है, इसके अनुसार हम लोग पूरा काम करते हैं। गुलदी का स्ट्रगल तो अपनी जगह था, ऊपर से वो इतनी स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न और मतलब अलग ही पर्सनालिटी थी, पर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट थी। उनको अपने आप को दिखाना नहीं आता था कि मतलब कैसे किसी को प्यार किया जाता है, पर जो केयरिंग थी वो उनके अंदर बहुत थी। और मुझे दीदी हाथ पकड़, जब बहुत बीमार रहने लगी तो रोने लग जाती थी कि मैं क्या होगा आपका। वो अल्टीमेट लास्ट में वो एक बैले करना चाहती थी। बंसी जी फिर से जुड़ गए थे ग्रुप के साथ, दीदी का ख्याल भी रखते थे। वो जो नौकर था प्रहलाद, उसका वो भी उनका बहुत ध्यान रखता था। शॉर्ट हेयरिंग थी, सुन नहीं पाती थी, और दूसरी बात ये थी कि वो मतलब किसी की सुनती भी नहीं थी। मतलब उनको अपना जो करना है वही करना है। मतलब वो सब्ज़ी खरीदने जाएगी अगर मेरे साथ, तो अकेली थी तो वो सब्ज़ी वाले से बोलती थी आधा पाव दे दो। आधा पाव का तो ज़माना नहीं रह गया ना,
उसको मालूम था हम पावर लेंगे तो वो भी मेरे लिए कम है, क्योंकि तो वो एक रोटी सूखी और घी और गुड़ से खाने वाली थी। तो वो दुकानदार कहता था दीदी आप ऐसे ले जाओ, तो मैं उसको बोलता था दुकानदार को चुप रहो, दे दो जो कह रही हैं। लड़ती नहीं थी वो, मतलब उसको जो जितना चाहिए, मतलब वो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, वो था। कोई मेहमान आएगा तो मेहमान नवाजी में भी कमी नहीं। पूरे समय जब भी उनसे बात करो कहीं ना कहीं वो शांतिवर्धन जी की बात करती थी। उनके कोरियोग्राफ्ड बैलेज उनके हृदय के बहुत करीब थे। वो उनके साथ रहना चाहती थी, उनको बार बार करना चाहती थी। और गुलदी तो मतलब समझाना बहुत कठिन था, एडमेंट बहुत थी, सुनाई कम देने लगा था, बेताली हो जाती थी कई बार। तो हमारे साथ राधा दीदी थी। राधा दीदी कई बार मुझसे कहती थी मोना दीदी को बोलो, नहीं करेगी, बैठ के देखेगी। तो मैंने एक बार दादा से बोला, दादा दीदी बहुत बार ताल छूट जाता है। मोना ताल छूट जाएगा चलेगा, उसका जान छूट जाएगा अगर वो स्टेज पे नहीं आएगी। तो ऐसे गुलदी के लिए क्या बोलें। और दादा ने भी पूरी रिस्पेक्ट की, कभी नहीं बोलते थे वो। दीदी कितना भी आगे पीछे पैर हो जाए, फिर दीदी को भी समझ में आया, देख के करती थी साइड में सबके साथ, और करती रही वो। दीदी हॉस्पिटल में एडमिट थी। रात को मैं उनके पास जाती थी, मतलब उनको देखने रहने के लिए जाती थी दीदी के पास। तो दीदी ने रात का करीब 1 बजे मुझे बुलाया, बोले दीपू इधर आओ। फिर मैं गई। फिर दीदी बोलती है, मेरा हाथ पकड़ के बोलती है, बोलते बेटा मैं एलबीटी को इतना साल, मतलब 52 से इतना यहाँ तक मैं मतलब लेके आई हूँ। इसके बाद तुम वादा करो कि तुम सब लोग मिलके इस लिटिल बेली ट्रूप को आगे लेके चलोगे। और दीदी का यही आखिरी ख्वाहिश थी, क्योंकि जो 21 नवंबर का रात को वो सोई, 22 नवंबर में जब जागी, उनका फिर मुंह नहीं खुला और नहीं बोल पाई दीदी। गुलदी चाहती थी इस कैंपस में सारे लोग रहे। वो ग्वालियर का सपना उनका था मन में कि सब लोग रहे, सब लोग यहीं काम करें। तो उनका कहना था जो अगर सब लोग रहेंगे तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। हमें आने जाने का टाइम, फिर क्या हुआ, वो 10 मिनट लेट आया, उसको जल्दी जाना है, उसको घर के लिए सब्ज़ी लेना है, उसको ऐसा है। तो घर और कला के बीच में वो जो आ गया ना, ज़रूरतें बढ़ गई और कला कम हो गया है। तो ये मेरा अनुभव है। तो काम धीरे धीरे डिले होता गया, शिथिल होता गया। जो काम हम लोग एक ही रिहर्सल जो है ग्वालियर में 8-8 घंटे करते थे, वो 4 घंटे भी नहीं होता था। फिर उसमें भी वो थक गए, वो आज छुट्टी ले लिया, वो बीमार हो गया, मतलब ये सब चलता रहा। ग्वालियर में कोई छुट्टी नहीं लेता था, कोई बीमार नहीं होता था। 99 तक 2000 तक बहुत अच्छा सा चलता रहा, जब तक प्रभादा गुल दीदी, गिरीश दा, माधोदा, ये सब लोग मतलब, और सीनियर आर्टिस्ट भी जो सब लोग थे हमारे, तो बहुत अच्छे से ग्रुप चलता रहा। और एक एक बैले को लोग देख के मतलब अचंभित हो जाते थे। तो धीरे धीरे उसके बाद जब नए लोगों ने आना शुरू करा तो वो कोई मेहनत करना ही नहीं चाहते थे। 2 दिन आए, उनको फिर चले गए, उनको पकड़ के लाना पड़ता था, बुला के फ़ोन करना पड़ा रहा। आजकल भी यही हालत है, अगर 1-2 घंटे भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। प्रश्न ये था कि गुल दीदी के बाद कौन ग्रुप को संभालेगा। गिरीश मोहंता सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.5 महीने के अंदर ही उनकी भी डेथ हो गई और फिर से ग्रुप एक गुरुविहीन हो गया। जो सीनियर आर्टिस्ट हैं अभी भी ग्रुप में,
वही ग्रुप की देखभाल कर रहे हैं, वही वीडियो रिकॉर्डिंग से सारे बैलेस का रिहर्सल कराते हैं। पर जो कमिटमेंट पहले आर्टिस्ट लोगों में था वो अब नहीं है। ग्रुप को सरवाइव करने के लिए हमने बहुत कोशिश की कि 3-4 बार हमने बाहर से गुरु बुलाए और उनसे 2-3 बैले हमने कोरियोग्राफ कराए, जो आज भी हम लोग कई बार शोज़ करते रहते हैं। कच्चा भाईचारा ओ पक्के गंडे कुकू ओ कच्चा भाईचारा ओ दो में ऐश उड़ा ले ओ दो में ऐश उड़ा ले ओ दो में ऐश उड़ा ले। लिटिल बैले ट्रूप कहीं ऐसा ना हो कि एक नाम और इतिहास की वस्तु रह जाए। मध्य प्रदेश सरकार जबकि कलाओं के बारे में बड़ा ध्यान रखती है, भारत भवन उसने बनाया सरकार ने, अभी फिल्मों के लिए कुछ करती हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करती हैं, साहित्य के लिए करती हैं, कविता के लिए करती हैं, थिएटर के लिए करती हैं, नृत्य के लिए करती है। लिटिल बैले ट्रूप के लिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक ज़मीन देने के अलावा कुछ किया हो, क्योंकि इस तरह के जो डांसर्स होते हैं जो बैले ट्रूप में काम करते हैं, यदि लगातार उनको शोज़ मिलते रहें आसपास हिंदुस्तान में, तो वो ट्रूप जिंदा भी रहेगा और वो बैले जिंदा भी रहेगा। But with every movement or migration that happened in Little Ballet Troupe, कहीं ना कुछ छूटा जा रहा था। A number of senior artists थोड़े से छूट गए थे बम्बई में, वेल विशर्स, वो एक पूरा इकोसिस्टम। ग्वालियर में जाके एक नया फिर से इकोसिस्टम बनाते हैं, फिर वहाँ से 84 में जब जाते हैं तो म्यूजिक डिपार्टमेंट छूट जाता है, अधिकांश आर्टिस्ट लोग छूटते हैं, फिर वहाँ पे भी एक इकोसिस्टम बनता है, लेकिन अब प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक होता है और बहुत, तो ये चलता जाता है। व्हाटएवर सेड एंड डन, हम जो डिस्कस कर रहे थे, बहुत कम ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो 60-70 साल तक चलते हैं। ये गलत भी हो सकता है, कोई इसको नकार भी सकता है, पर मेरा जितना संस्कार है थिएटर का और सिनेमा का, कई बार क्या होता है कि हम अपनी पीढ़ी तैयार नहीं करते हैं, हमको हमारी पीढ़ी तैयार करनी चाहिए। ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि ग्रुप को बंद कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ रिसोर्स सेंटर खोला जाए और इसके लिए प्रपोजल बना के IGNCA को भेजा गया, लेकिन उसका कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नहीं हुआ। इसके लिए ग्रुप फिर से उसी स्थिति में चलता रहा और अभी भी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वही ग्रुप की देखभाल करते हैं, वही चलाते हैं। बार बार जहाँ भी मौका मिला हम लोगों ने इसको शोकेस करने की, क्योंकि इसको शोकेस करने का मतलब हम एक अच्छी सी चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देता रहता है, उसकी निरंतरता को बनाए रखना भी हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम कैसे उन चीज़ों को, अभी ये हम कई सारी चीज़ों के साथ कर नहीं पा रहे हैं। ये दुखद है कि हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर या हमारा राजनीतिक स्तर और ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को जो है इनके प्रति इतनी सेंसिटिव अभी तक नहीं हो पाई है कि वो जिन चीज़ों को बचाना चाहिए उसकी निरंतरता बढ़ानी पड़ेगी।
उसके लिए अवसर बढ़ाने पड़ेंगे। तो लिटिल बैले रंग ट्रूप के पास इसने एक जो है एक अलग तरह की विधा में जो है प्रयोग की गुंजाइश को पैदा किया है, जहाँ कि हम रंग बिरंगे ढंग से जो है एक स्थायी प्रस्तुति के रूप में चीज़ों को ले जा सकते हैं, नया नाट्य वेद लिख सकते हैं, नया रंग वेद लिख सकते हैं। शांतिवर्धन जी में एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने शुरू से अपने बैले में जो वो डिस्कवरी पर हो, स्पिरिट ऑफ इंडिया पर हो, वो ऐसे जितने भी उनके प्रोडक्शन शुरुआती थे उसमें एक भारतीय एकता का संदेश, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का संदेश, ये सारी चीज़ें उन्होंने बना के रखी। तो उस संदेश की भी अब देश को काफ़ी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि उसको भी आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। उसका स्टोरी और कंटेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलेगा। तो बोथ एट द लेवल ऑफ द कंटेंट फ्रॉम विद इन, मतलब उसके अपने फॉर्म का चैलेंज है, उसको मॉडर्नाइज करने की चुनौती है, टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य बिठाने की चुनौती है, और अंततः इस सारे काम के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने की चुनौती है। तो बहुत कठिन काम है। मैं निकटता से देखता रहता हूँ, हर समय संघर्ष जारी रहता है, पर एलबीटी सर्वाइव कर रहा है। मुझे लगता है कि अपने आप में यही एक बहुत बड़ा उसका अचीवमेंट है, और उसके अलावा वो लगातार योगदान कर रहा है, सातत्य बनाए रखा है, कंटिन्यूटी बनाए रखी है, ये भी उसका एक बड़ा योगदान है। एक तो इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी भोपाल के लोगों की है, क्योंकि वो वहाँ बेस है, भोपाल के लोगों की है, और भोपाल के उन डांसरों की भी है जो उस फॉर्म में काम करते हैं, बेले जैसे फॉर्म में काम करते हैं। और चूंकि कलाओं की राजधानी रही है एक समय भोपाल, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार दुनिया भर की स्कॉलरशिप ये सारी चीज़ें बांटते रहती है अननोनली, मतलब उनको मालूम ही नहीं कि वो आदमी काम करता है कि नहीं करता है। आपने पैसे दे दिए उसको और उसने वो काम किया कि नहीं किया, इसकी भी जिम्मेदारी उन्हें पता ही नहीं लगाते। एक संस्था जो इतने सालों से जिसका इतिहास है, उसको मदद करने में क्या प्रॉब्लम है? कि लिटिल बैले ट्रूप को आने वाले 100 साल तक अगर लेके जाना है तो एज एन आर्टिस्ट आप सब लोगों को क्या चाहिए? शोज चाहिए। एक बार और जोर से बोल सकते हैं? कोशिश तो बहुत है कि ग्रुप चलता रहे। इसके लिए बाहर से कई बार कोरियोग्राफर्स को बुलाया जाता है और उनसे नए नए बैलेज कोरियोग्राफ कराए जाते हैं। बिंदु जुनेजा हमारी जो ओडिसी डांसर हैं प्रख्यात, वो हमारी मेंटर हैं, लेकिन फिर भी जो गुल दीदी और दादा की कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, उसे कोई फुलफिल नहीं कर सकता।
रे सा दा सा रे गा रे गा रे गा गा रे गा रे गा रे सा दा सा रे गा रे गा रे गा पद गा रे गा प सा रे गा धा सा रे गा रे गा